नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी मुख्यालय में आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि व विचार गोष्ठी आयोजित की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी वैचारिक पुरुष थे। अध्यक्ष ने बताया कि 23 जून 1953 को कश्मीर की अखंडता के लिए कुर्बानी दी, जिसके चलते हर साल उनके विचारों को कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया जाता है। भट्ट ने बताया कि 23 जून से 6 जुलाई तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति बुद्ध पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। इसके साथ ही उनकी स्मृति में वृक्षारोपण और जिला स्तरीय गोष्ठियां होंगी, जिसके लिए जिलों की तिथियां तय हो चुकी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे वैचारिक पुरुष हैं। 23 जून 1953 में कश्मीर की अखंडता के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। तब से हर वर्ष लगातार हम लोग उनके विचारों को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं और इस बार 23 जून से 6 जुलाई तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति बूथ पर डॉक्टर मुखर्जी जी को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। हमारे हर कार्यक्रम में डॉक्टर साहब का चित्र होगा। डॉक्टर साहब की स्मृति में वृक्षारोपण भी होंगे और जिला स्तरीय बड़ी गोष्ठियां भी होंगी प्रत्येक जिलों के अंदर। उसकी तिथि हमने कल तय कर चुके हैं। 6 जुलाई के अंतर ही सब कार्यक्रम होंगे और इस बार उनकी 125वीं जयंती है। 6 जुलाई को 125वीं जयंती की कार्यक्रम। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कर्णप्रयाग के हालिया घटनाक्रम और नागरासू में सामने आए घटनाक्रम को लेकर गहरी आपत्ति जताई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो प्रशासनिक व्यवस्था और सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने नागरासू की घटना को चिंताजनक बताते हुए कहा कि सरकार को संवेदनशील मामलों में तत्काल और स्पष्ट कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है। पार्टी ने कहा कि जनता से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय होना बेहद जरूरी है। प्रयाग में स्थानीय होटल व्यवसायियों के साथ यात्रियों के जो झड़प हुई उसके बारे में तो आप लोग सब जानते ही हैं। कल आईजी गढ़वाल का एक स्टेटमेंट मैंने देखा, सुना, और उसमें वो कह रहे हैं कि तीर्थ यात्री के पिता की ओर से जो एफआईआर दर्ज की गई, इस केस को हम हरिद्वार शिफ्ट कर रहे हैं। ये तो ठीक है, अगर कोई फरियादी अपनी एफआईआर के आधार पर इन्वेस्टिगेशन कहीं दूसरी जगह चलाना चाह रहा है, तो वहां से चलाना चाह रहा है, तो ये ठीक है, कोई बात नहीं है। पर आईजी गढ़वाल ने एक बात और कही कि ये दोनों केस जो कि इससे पहले उस घटना में प्रभावित हैं, घायल हैं स्थानीय व्यवसायी, उनका भी केस हम हरिद्वार शिफ्ट कर रहे हैं। मैं ये बात समझ नहीं पाया हूं। मैं वहां के स्थानीय लोगों से इस बात को कहना चाहता हूं, वहां के तमाम नेतागणों, कोई पार्टी की बंदिश नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के, बल्कि बीजेपी के भी या अन्य दलों के भी नेतागणों से भी ये बात मैं कहना चाहता हूं कि क्या कर्णप्रयाग में हुई इस घटना में जो होटल व्यवसायी घायल हुए और स्थानीय लोग जो घायल हुए, क्या उनके परिजनों ने सरकार से ये मांग की है कि हमारे इस केस को इन्वेस्टिगेशन के लिए और आगे की कार्रवाई के लिए हरिद्वार शिफ्ट किया जाए? क्या ऐसा हुआ है? और अगर उनके परिजनों ने ये मांग नहीं की तो सरकार किसको फेवर करने के लिए ये केस हरिद्वार शिफ्ट कर रही है? बढ़ते अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच हिंदुत्व के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। चर्चा है कि कांग्रेस और बीजेपी चुनाव हिंदुत्व के पीछ पर लड़ेगी। इस पर उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने बीजेपी व कांग्रेस पर निशाना साधा है। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष का मानना है कि अगर बीजेपी कांग्रेस ने विकास किया होता तो धर्म का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टी विकास के नाम पर वोट मांगे, बाकी तो जनता को तय करना है कि वह राज्य में किस प्रकार की सरकार चाहती है।
उन्होंने कहा कि यूकेडी के कार्यकर्ता भी धर्म रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। साथ ही यह जरूरी नहीं कि बीजेपी के साथ रहने वाला ही हिंदू हो या धर्मनिष्ठ हो। निशाना साधते हुए कुकरेती ने कहा कि बीजेपी धर्म का राजनीतिकरण कर रही है, जबकि यूकेडी सम्मान के साथ पूजा अर्चना करती है। ये वो उनका है, उनके पास अगर उनके पास उन्होंने विकास किया होता तो तमाम ये चीजें जो है करने की आवश्यकता नहीं थी। हम ये कहते हैं कि आपके अंदर अगर आपने कोई विकास किया है इस राज्य का, तो विकास के नाम पे वोट मांगेंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है, सीधा कहना है हमारा। और दूसरा यह है कि आप ये उत्तराखंड की जनता को देखना है कि आपने इस राज्य को धार्मिक परिप्रेक्ष्य में ये इनको जो है मंत्री और संतरी बनाना है या विकास की ओर अग्रसर। देखिए, धर्म के पुजारी हम भी अपने धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे हम किसी भी पार्टी के, चाहे हम उत्तराखंड क्रांति दल के लोग हैं या अन्य कोई पार्टी के। हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि अब ये जरूरी नहीं है कि जो भाजपा के साथ रहेगा वही हिंदू है या वही हिंदुओं की बात करेगा या वही जो है धर्म के प्रति निष्ठा रखता होगा। उनसे ज्यादा निष्ठा वो उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं और हम उसके सम्मान के साथ उसकी पूजा करते हैं हर किसी। बढ़ते अगली खबर की ओर। पौड़ी में 7 दिवसीय कंडोलिया महोत्सव का भव्य समापन हुआ। खेल, संस्कृति और धार्मिक आयोजनों से सजे महोत्सव ने पूरे सप्ताह नगरवासियों और प्रवासियों को एक सूत्र में बांधे रखा। महोत्सव की सबसे बड़ी उपलब्धि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कंडोलिया महोत्सव को राजकीय महोत्सव घोषित किए जाने की घोषणा रही, जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। समापन के अवसर पर नगर पालिका परिषद पौड़ी की अध्यक्ष हेमानी नेगी ने महोत्सव की सफलता के लिए सभी नागरिकों, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस, विभिन्न विभागों, स्वयंसेवी संगठनों और जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग और सहभागिता से महोत्सव को नई ऊंचाई मिली है। उन्होंने विश्वास जताया कि राजकीय महोत्सव का दर्जा मिलने के बाद यह आयोजन भविष्य में और अधिक आकर्षण स्वरूप में आयोजित किया जाएगा। था वो बहुत भव्य हुआ था, क्योंकि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये मतलब मेरे लिए तो बहुत पॉजिटिव रहा कि उन्होंने आकर के हमारे छोटे से शहर में बच्चों के कार्यक्रम में आकर के, क्योंकि ज़्यादातर होता है कि जितने भी मंत्री होते हैं या जो भी राजनीतिक व्यक्ति होता है वो पार्टी के कार्यक्रमों में, इस तरह के कार्यक्रमों में ज़्यादा शामिल होता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरा आग्रह स्वीकार किया और बच्चों के इस प्रोग्राम में आकर के उनका उत्साहवर्धन किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनका करूँगी। और दूसरा धन्यवाद इसलिए करूँगी उनका क्योंकि इस महोत्सव को जो उन्होंने राजकीय घोषित किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी तक हम अपने बोर्ड फंड से करते आ रहे थे, हम पे एक भार होता था एक तरह से, लेकिन आशा है कि जैसे ही उसका विधिवत ये जो वित्तीय स्वीकृति उसको मिल जाएगी तो उसके बाद हम इसको वित्त हमको मिल जाएगा तो इसको और अच्छी भव्य ढंग से हम इसको कर पाएंगे। साथ ही साथ में पूरी पौड़ी की सम्रांत जनता का जितने विभाग हमारे हैं पौड़ी में, जिला प्रशासन है, खेल प्रशासन, खेल विभाग है, शिक्षा विभाग है, सांस्कृतिक विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब खबर देहरादून से। सड़क सुरक्षा मजबूत करने के लिए परिवहन विभाग ने नई पहल की है। आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोली ने बताया कि अब स्कूल बस और स्टेट कैरेज चालकों के लिए हर माह प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसकी शुरुआत 24 जून को IDTR झाझरा से होगी, जिसमें 45 स्कूल बस चालक और अटेंडेंट शामिल होंगे। विभाग ने हर महीने 600 चालकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। वहीं आपको बता दें कि इन सत्रों में स्कूल बसों के नए नियमों और बच्चों की सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा। साथ ही सभी चालकों को फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि हादसे के वक्त वे तुरंत मदद कर सकें। डॉक्टर चमोला ने कहा कि सभी प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क हैं। प्रतिवर्ष हम लोग रोड सेफ्टी मंथ जो कि जनवरी में हमारा चलता है हर वर्ष, उसमें तो हम अवेयरनेस एक्टिविटीज़ करते ही हैं। लेकिन इस साल के लिए इस वर्ष हमने हर जॉनर को, जिसमें कि ड्राइवर्स हैं, स्कूल के और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं और आम नागरिक भी हैं, तो इनको लेकर हम डिफरेंट सेगमेंट्स में ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम हमने एक शेड्यूल बनाया है अपने देहरादून जनपद के लिए, जिसमें सबसे पहले जितने भी स्कूल बसेस में या स्कूल वैन्स में जो चालक है या अटेंडेंट्स हैं
उनके लिए अवेयरनेस एक प्रोग्राम एक दिन का हम IDTR में आयोजित करने जा रहे हैं और ये 24 जून से पहला इस तरह का एक ट्रेनिंग शेड्यूल हमने IDTR झाझरा में रखा है। इसमें जो स्कूल्स हैं उसके लगभग 45 चालक और अटेंडेंट्स जो है वो प्रतिभाग करेंगे, जिसमें उनको अवेयरनेस के बारे में, स्कूल बसेस से संबंधित जो भी नए रेगुलेशंस हैं, बच्चों की सेफ्टी के बारे में ये सब जानकारी दी जाएगी। और ये प्रति माह हमने जो टारगेट है वो 600 चालकों का रखा है जनपद में। 600 चालकों को हम इस तरीके से एक स्पेशल ट्रेनिंग विशेषकर स्कूल के ड्राइवर्स को और अटेंडेंट्स को हम देंगे। साथ ही जो हमारे स्टेज कैरेज में जो चालक चलते हैं, परिचालक चलते हैं, जो प्राइवेट बसेस हैं या सिटी बसेस हैं, इनके लिए भी एक दूसरा एक हमने अवेयरनेस और एक ट्रेनिंग स्पेशल प्रोग्राम हमने बनाया हुआ है, जो कि हम IDTR झाझरा के माध्यम से ही वहाँ पर हर मंथ आयोजित करेंगे और ये अवेयरनेस एक्टिविटी से अलग होगा। इसमें भी हमने ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान कर्णप्रयाग में सिख श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद मामले में पुलिस मुख्यालय ने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। दोनों पक्षों से जुड़े मुकदमे की विवेचना अब हरिद्वार पुलिस को सौंप दी गई है, जिसकी निगरानी SSP हरिद्वार करेंगे। वहीं सिख संगठनों द्वारा स्थानीय पुलिस के व्यवहार को लेकर लगाए गए आरोपों की जांच DIG यशवंत सिंह चौहान को सौंप दी गई है, जिन्हें 2 सप्ताह में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उत्तराखंड पुलिस ने स्पष्ट किया है कि हेमकुंड साहिब यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सम्मान और धार्मिक भावनाओं का संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा धार्मिक प्रतीकों और गुरुद्वारों में चल रहे लंगरों पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों से बचने और शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। 16/6/2026 को जनपद चमोली के कर्णप्रयाग में सिख श्रद्धालुओं एवं स्थानीय व्यक्तियों के मत विवाद के पश्चात मारपीट की जो घटना हुई थी, उसमें सिख श्रद्धालुओं के विरुद्ध थाना कर्णप्रयाग में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके संबंध में मेरे द्वारा पुलिस मुख्यालय को प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मुख्यालय स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें घटना में घायल सिख श्रद्धालु के पिताजी की शिकायत पर उनके साथ कथित मारपीट करने वाले अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 20/6/2026 को थाना कर्णप्रयाग में FIR दर्ज की गई है। थाना कर्णप्रयाग पर पंजीकृत उपयुक्त दोनों अभियोगों की निष्पक्ष, पारदर्शित एवं स्वतंत्र विवेचना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विवेचनाएं चमोली जनपद से हरिद्वार जनपद को स्थानांतरित की गई हैं, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार श्री नवदीप सिंह भुल्लर इसके निकट पर्यवेक्षण में विवेचनाओं को संपादित करेंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न सिख संगठनों द्वारा सिख श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय पुलिस के कथित आचरण एवं व्यवहार के आरोपों की जांच DIG श्री यशवंत सिंह चौहान के सुपुर्द करते हुए उन्हें 2 सप्ताह में आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। तो रुद्रप्रयाग के परशुराम चौक पर लंबे समय से बंद पड़े कट को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली। लोगों का कहना है कि पिछले 4 वर्षों से क्षेत्रीय विधायक से इस समस्या के समाधान की मांग की जाती रही है, लेकिन मामला केवल आश्वासनों तक ही सीमित रहा। स्थानीय नागरिकों के अनुसार कट बंद होने से रोजाना आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लोगों का आरोप है कि विधायक लगातार विकास कार्यों के दावे करते रहे, लेकिन इस महत्वपूर्ण जन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। वहीं महापौर द्वारा पहल करते हुए परशुराम चौक का कट खुलवाए जाने के बाद क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली। कई लोगों ने कहा कि जिस काम के लिए वर्षों से इंतजार करना पड़ा, अब वह काम अब जाकर पूरा हुआ है। देखिए, ये परशुराम चौक है और यहाँ पर लंबे समय से कुछ ना कुछ आवाजाही को लेकर दिक्कतें आ रही थी, जिसको लेकर आज हमारे निर्माण विभाग, हमारे परशुराम जो हमारा ब्राह्मण महासभा है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश वशिष्ठ जी, यहाँ के नगर अध्यक्ष भाई सुनील टुकराल जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष गुरमीत जी और सब लोग पार्षदगण हम आए हैं। और हमने यहाँ देखा है कि ये जो बच्चों के आने जाने की समस्या है, इसको समाधान करने के लिए हमने यहाँ से पैदल निकलने का रास्ता खोलने की बात की है और इसके दोनों तरफ जेब्रा क्रॉसिंग हम बनाने जा रहे हैं, ताकि आसानी से जो स्कूल के बच्चे हैं इसको पार कर सकें। और ये यू शेप में हम इसको बनाएंगे ताकि यहाँ से बाइक या कोई साइकिल नहीं निकल पाएगी।
अब खबर नैनीताल से। अवैध टैक्सी और बाइक रेंटल सेवाओं पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। आरटीओ अरविंद पांडे ने बताया कि कुमाऊं कमिश्नर और जिला अधिकारी नैनीताल के निर्देश पर इन अवैध संचालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। पिछले कुछ समय से नियमों के उल्लंघन और मनमानी की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसके बाद परिवहन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। अब तक 70 से अधिक वाहनों के चालान किए जा चुके हैं और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि पर्यटकों की सुरक्षा और सुचारू परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि व्यवस्था को नियंत्रित और सुरक्षित बनाया जा सके। कमिश्नर साहब ने और जिलाधिकारी महोदय ने ये निर्देशित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः पालन किया जाए। परिवहन विभाग इसको लेकर काफी सक्रिय है। तो नैनीताल रोड पर या नैनीताल शहर क्षेत्र में जो भी टू व्हीलर बाइक, टैक्सी बाइक या रेंटल बाइक, उनका संचालन 3/7/17 के बाद जो भी वाहन पंजीकृत हैं उनका पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसको लेकर के हमने अभियान भी लगा रखा है और साथ में हम इसके लिए लोगों को एक बोर्ड सार्वजनिक सूचना के लिए समस्त मार्गों पर, जो मार्ग जहां से नैनीताल शहर को एंट्री हो रही है उन पर हम एक बोर्ड भी लगाएंगे, जिससे लोगों को यह सूचना प्राप्त हो सके कि वो शहर में प्रवेश ना करें अपने कोई भी रेंटल बाइक या टैक्सी बाइक लेकर। साथ में जो गाड़ियां अधिकृत हैं, हमारी 3/7/17 के पहले अभी तक का जो डाटा है उसमें 54 गाड़ियां निकली हैं जो अधिकृत हैं। उन पर एक हम स्टिकर भी चस्पा कराएंगे कि यही गाड़ी अधिकृत हैं जो नैनीताल शहर के अंदर संचालित हो सकती है। उनके पास पार्किंग हो। अच्छा, तो ऐसे लोगों को हाई कोर्ट ने कह रखा है कि हम देंगे, उसकी सूची पहले हमें बनानी है, बना के वहाँ प्रस्तुत करेंगे। मिलेगी, कुछ लोगों को राहत मिलेगी। पहले तो उन्होंने स्ट्रिक्टली 1 घंटे सबको हाथ दिया। अच्छा, और राहत दिया। इसको फिर कमिश्नर साहब ने रखी, एक बैठक हो चुकी थी इसका। अच्छा, उसी बैठक को 3 जून को रखा गया था हाई कोर्ट में। अच्छा, उस मामले को तो उन्होंने इस पर किया कि ठीक है, कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है कि वो बैठक करके हमको प्रस्तुत करे कितनी गाड़ियां यहाँ पे हैं जो यहाँ के रेजिडेंट हैं और उनके पास पार्किंग है और वो गाड़ियां रखें। एक्चुअल में रात में क्या करते हैं घर में, फिर उनको हटाना बहुत मुश्किल काम, उससे कंजेशन होता है, जाम लगता है। अब खबर हरिद्वार से। गर्मी के मौसम में आग लगने की आशंकाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह ने सभी थाना प्रभारियों और अग्निशमन अधिकारियों को फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं की व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं। इसके तहत कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, होटल, अस्पताल, विद्यालय और अन्य सार्वजनिक स्थानों में फायर सेफ्टी उपकरणों की कार्यशीलता, आपातकालीन निकासी मार्गों और सुरक्षा मानकों का गहन निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही फायर सेफ्टी ऑडिट में पाई गई कमियों को तुरंत दूर करने और संस्थानों के संचालकों को सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। एसएसपी ने कहा कि जन सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ 2 इंसिडेंट ये हुए कि जो बसेज हैं उनमें आग लगी। ये दोनों बसेज राजस्थान से आई थी और बाद में जांच में पाया गया कि ये बसेज जो थी वो जो प्री फैब स्ट्रक्चर इनके ऊपर चेसिस के ऊपर लगाया गया था वो मानकों के अनुरूप नहीं था और इसमें ऐसा मटेरियल यूज किया गया था कि जो बहुत जल्दी आग पकड़ता है। जब गर्मी में बस चलती है सड़क पर तो उससे ही वो आग पकड़ जा रहा है। तो उसके लिए आरटीओ और विभागों से हमने पत्राचार किया है कि ऐसे व्हीकल्स आते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट में उनका चालान किया जाए। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे होटल, धर्मशाला और आश्रम है जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु रुकते हैं, अगेन वहाँ पे फायर सेफ्टी लीगल्स होने चाहिए, इसकी व्यवस्था हमारे द्वारा की गई है। और इसमें जो जागरूकता के लिए समय समय पर अग्निशमन विभाग द्वारा जागरूकता के लिए जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। देखिए, बढ़ते अगली खबर की ओर। मसूरी में उस समय हड़कंप मच गया जब नगर पालिका परिषद और एसडीएम कार्यालय को एक धमकी भरा ईमेल मिला। यह मेल कथित तौर पर खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से भेजा गया था, जिसमें मसूरी, उत्तराखंड और दिल्ली के कई प्रमुख स्थानों पर बम विस्फोट की चेतावनी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और खुफिया एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गई और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।
नगर पालिका परिसर की निगरानी बढ़ा दी गई तथा साइबर सेल को जांच में लगाया गया। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ईमेल के आईपी एड्रेस और सर्वर की तकनीकी जांच कर रही है ताकि भेजने वाले की पहचान हो सके। कोतवाली देवेंद्र चौहान ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और सतर्क रहने की अपील की है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोटद्वार में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके पिल्ला गैंग के 2 नाबालिग सहित 6 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गैंग द्वारा एक के बाद एक कई चोरियां की गई, जो से इलाके में दहशत बनी हुई थी। चोरों ने जल निगम कॉलोनी में सरकारी आवास में चोरी की थी, साथ ही हरसिहरपुर में बंद पड़े मकान के अंदर घुसकर चोरी कर डाली। पुलिस ने 110 सीसीटीवी कैमरे चेक करते हुए 12 संदिग्ध व्यक्तियों व सर्विलांस के माध्यम से चोरों की तलाश की, जिसके बाद पुलिस ने 2.5 लाख की घड़ी सहित 2 सिलेंडर, इन्वर्टर की बैटरी व अन्य सामान के साथ गैंग को धर दबोचा है। 10 दिनों में कोटद्वार क्षेत्र में एक हमारा बालासोड़ और जल निगम कॉलोनी के 2 वादियों द्वारा ये बताया गया था कि उनके घर में से ताला तोड़कर चोरी की गई है, जिसमें घरेलू सामान जैसे घरेलू उपकरण है, इंडक्शन है, प्रेस है, एक रोलेक्स की घड़ी भी थी जिसमें 2.5 लाख रुपए जिसकी कीमत थी, वो चोरी हो गया है। तो इस संबंध में हमारे द्वारा पुलिस टीम गठित की गई थी, सीसीटीवी खंगाले जा रहे थे और सुराग रस्सी पता रस्सी की जा रही थी। तो इसी बीच जो टिप मिली पुलिस को, उसमें लगभग 4 व्यक्तियों को कल अरेस्ट किया गया और दो जो है वो विधि विवादित किशोर हैं, उन्हें भी संरक्षण में लिया गया है और आज उनके विरुद्ध जो है माननीय न्यायालय में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। टिहरी जिले के चांबा ब्लॉक अंतर्गत रामगांव की भूमि नीलामी संबंधी सूचना अखबार में प्रकाशित होने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सैकड़ों ग्रामीणों ने कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी, भाजपा नेता प्रमोद उनियाल और पूर्व राज्य मंत्री अतर सिंह तोमर के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने भूमि नीलामी की विज्ञापित को तत्काल निरस्त करने की मांग उठाई। ग्रामीणों का कहना है कि यह जमीन स्थानीय लोगों की जरूरतों से जुड़ी है और इसके नीलामी होने से पशुओं के लिए चारा पत्ती की व्यवस्था प्रभावित होगी। उन्होंने सवाल उठाया कि भविष्य में किसी सार्वजनिक या विकास कार्य के लिए भूमि की आवश्यकता होने पर जमीन कहां से उपलब्ध होगी। वह आपको बता दें कि आंदोलनकारियों ने आशंका जताई कि किसी विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई है। मांगे पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। हो रही है उसको निरस्त किया जाए और वो टेंडर रोका जाए और सेम जो है वो ही रखा जाए। हम अपनी जमीन को नहीं बिकने देंगे। सरकार की मनमानी बिल्कुल नहीं चलने देंगे। सरकार अपनी मनमानी कर रही है। जब हम लोगों के पास कभी किसी चीज को बनाने के लिए वो आता है तो सरकार कहती है कि अपनी जमीन को दान करो, लेकिन जब सरकार के पास जमीन होती है तो उसकी नीलामी कर दी जाती है। सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है कि उसमें कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, कोई अच्छा सा हॉस्पिटल बनाया जाए या कोई कॉलेज बनाया जाए। तो सरकार ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम सब एक हैं। आपसे भी निवेदन करता हूं कृपया आप हम बिल्कुल मंच पर आएंगे। उत्तराखंड सरकार अब गांव की जो हदबंदी है और उसमें जो लोगों के पशु चरान के जो राजस्व की भूमि है उसको भूमाफियाओं को बोली के आधार पर बेच रही है। इस निर्णय के खिलाफ थौलदार ब्लॉक के जुआपट्टी के और आसपास के गांव के सभी लोगों का मुखर विरोध है और मेरा राज्य के मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप इस तरह की कोई गतिविधि न करें जिससे जन आंदोलन और भड़के। इसलिए इस बोली को तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए और अगर आप कोई उद्यम को स्थापित करने में जिसमें रोजी और रोटी स्थानीय लोगों को मिल सके ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आपका स्वागत किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये सीधे तौर पर जमीनों की बिक्री की जा रही है जो कि यहाँ के लोगों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है।
फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।